हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई, नमस्कार एवरीवन। देखो, हमारे जो अभी टेस्ट चल रहे थे, आप सभी को पता है कि अपने जीडी के अंदर अपन ने 5 टेस्ट रखा है। आप लोगों ने परचेज भी किया है। 3 टेस्ट आप लोगों के कंप्लीट हो चुके, 3 टेस्ट का आप लोगों ने सॉल्यूशन मिला चुका। आज हमारा जो टेस्ट है, देखो चौथा टेस्ट है। ये आप लोगों के एक तरीके से परीक्षा से पहले की परीक्षा है। इस परीक्षा में पास है आप लोग तो उस परीक्षा में आप लोगों को मोदी भी नहीं रोक सकता, मैं आप लोगों को ये बता दूं, ठीक है। लेकिन इन परीक्षा में पास है तो इसलिए आप लोग सभी के सभी लोग जो भी है, अपना जो मॉडल पेपर है, जो आप लोग टेस्ट देख रहे हो, इन टेस्ट को जरूर चेक किया करो। इन टेस्ट को आप लोग देखो। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, डेली 6:15 अपनी एक क्लास और आती है अपने इसी चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर भी अपन देखो डेली रीजनिंग का मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं। डेली के डेली रीजनिंग के मॉडल पेपर सोल्व करते हैं। तो एग्जाम तक आप लोगों के ये भी पेपर सोल्व कर रहे हैं। इन पेपर को भी देखो, अपने 2 पेपर हो चुके हैं, आज तीसरा पेपर चलेगा उसका भी। तो इन पेपर को भी आप लोग चेक किया करो, इन पेपर को भी सोल्व किया करो साथ साथ में, क्योंकि यदि ये भी आप लोग सोल्व कर दोगे तो आप लोगों को फिर रीजनिंग में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी क्लास आप लोग डेली लिया करो, इससे आप लोगों की क्या होगी, डेली रीजनिंग कवर होगी। डेली पूरी की पूरी रीजनिंग अपनी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है भाई, तो ये मॉडल पेपर जरूर निकालोगे आप लोग। चलो अब देखो अपना इसके अंदर स्टार्ट करें। इसमें हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं इनको। हमारे जो पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो क्या दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है। सीरीज और बहुत अच्छी वाली सीरीज है। जैसे यहां पर दिया 13, 17, 26, 51 और यहां पर 221। अब आप लोग चेक करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इसने कितना डिफरेंस बढ़ा रखा, 4 बढ़ा रखा है। फिर यहां पर आप लोग देखो कितना बढ़ा रखा, 9 बढ़ा रखा है। यहां कितना बढ़ा रखा है, 25 बढ़ा रखा है। अब आप लोग देखोगे ये स्क्वायर चल रहा है ना, बताओ 2 का स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर आया, यहां पर किसका स्क्वायर आ गया, 5 का। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों, यहां पर 7 का स्क्वायर और यहां पर क्या होना चाहिए फिर 11 का स्क्वायर। बताओ हमारे जो 7 का स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, 49 आएगा। और यहां पर क्या आना चाहिए, 121। ऐसा देखो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर 2, 3, 5 आया था। क्या ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर चल रही है क्या, तीनों के तीनों क्या चल रही है, प्राइम नंबर। तो आगे भी प्राइम नंबर ही चलेगा, बताओ आगे भी क्या चलेगा, प्राइम नंबर। तो यहां पर 49 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, 100। और बताओ 100 बढ़ाते हमारे ऑप्शन के अंदर दे रखा 100, तो अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बता रखा है कि 4 लोग हैं, कौन कौन, WXYZ क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। चलो भाई ताश खेल रहे हैं, इनको खिलाते हैं ताश अपन। ये 4 लोग आ गए, यहां बैठकर ताश खेलेंगे। ताश खेलते हैं ऐसे आमने सामने मुंह करके। ताश कोई भी खेलेगा, कोई भी व्यक्ति, तो कैसे खेलेगा, आमने सामने मुंह करके फिर खेलेगा। तो ये आमने सामने मुंह करके ताश खेल रहे हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया कि y x के दाईं ओर बैठा है और w के दाईं, जो w के दाईं ओर, देखो चलो मैंने यहां पर x को लिखा, यहां पर किसको लिख दिया, x को। y के लिए क्या बोला, x के राइट में। बताओ y इस जगह आ जाएगा, y इस जगह आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखो कि जो शब्द जो भी आए, जब भी मिले आप लोगों को जो शब्द, ठीक है, जैसे जो, जबकि, जिसका, जिसे, जो भी जैसे जुड़े हुए शब्द होते हैं, वो शब्द हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है। वो शब्द हमेशा किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए। क्या बताया, जो W के दाईं ओर है, तो जो W के राइट में है वो कौन है, x है। बताओ W कहां पर, ये x है, ये W के राइट में रहेगा, तो मैं यहां W को लिख दूं क्या, इसके राइट में कौन हो जाएगा, x। अब बताओ बचा हुआ कौन है, W आया, x आया, y आया, तो क्या z बच गया क्या, अब तो कौन बच गया, z। तो यहां पर कौन आ जाएगा, z। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा, y के दाईं ओर कौन बैठा है। बताओ y के राइट में कौन है, z है। तो अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, z। तो z अपने क्वेश्चन का आंसर। क्लियर सभी लोगों का। मिलाते रहना, चेक करते रहना, क्या कितना सही कर रहे हो आप लोग, कितना गड़बड़ कर रहे हो टेस्ट के अंदर। अल्टरनेट प्राइम नंबर, अल्टरनेट प्राइम नंबर, एक छोड़कर एक, बताओ 3 का अपोजिट 8। एक छोड़कर एक प्राइम नंबर कर दिया करो, 3 का अपोजिट 8। 6 का अपोजिट क्या आएगा, 7। ये 6 का अपोजिट 7। और लास्ट में जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट आएगा। लास्ट में जो भी बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे।
ओके। अब हमें चेक करना है यहां पर कि कौन सा ऑप्शन क्या बोला, नहीं बन सकता। क्या बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता। यदि आप लोगों को देखो दिख नहीं रहा तो मैं यहां लिख देता हूं 7 है, 3 है, 9 है, 9 2 6। देखो इसने पीपीटी बनाने में थोड़े अक्षरों की साइज छोटी कर दी, तो मैं यहां देखो थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। अब आप लोगों को दिख रहे होंगे। हमें बोला कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। चलो चेक करो। बट देखो ऑप्शन हमेशा वो बन जाएगा जिसमें अपोजिट दिखाई दे जाए। जिसमें अपोजिट दिखाई देगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर चेक करो, जैसे ऊपर ऊपर 7 दे रखा है, 7 का अपोजिट क्या आया 6, 6 इसमें नहीं दिख रहा, 6 इसमें नहीं दिख रहा। ठीक है, फिर 3 दे रखा है, 3 का अपोजिट 8 इसमें नहीं दिख रहा, 9 का अपोजिट बताओ 2 इसमें नहीं दिख रहा। तो ये तो बन जाएगा, ये अपन आंसर नहीं बता सकते। अपने को आंसर वो बताना जो नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा उसको बताना है। चलो अब ऐसे आगे चेक करो। बताओ 9 दे रखा, ऊपर 9 का अपोजिट 2, बताओ 9 का अपोजिट 2 इसमें आ गया ना, तो ये नहीं बन सकता। यही ऑप्शन ऐसा है जो नहीं बन पाएगा। अब जैसे क्योंकि देखो अपोजिट आ गया ना। अब इसमें देखो जैसे 6 आया, 6 का अपोजिट 7 नहीं दिख रहा, 2 का अपोजिट 9 नहीं दिख रहा, 8 का 3 नहीं दिख रहा, तो ये तो बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 7 आया, 7 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा, 9 का 2 नहीं दिख रहा, 8 का 3 नहीं दिख रहा, ये भी बनेगा, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। आंसर तो क्या बनेगा, बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन नहीं बनेगा। जो बन जाए वो तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, जो बन जाए वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आया आप लोगों के 4 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है, मतलब चलो ऑप्शन से देखो। यहां पर इस शब्द का हमें मिरर इमेज बताना है। क्या बताना है, इसका मिरर इमेज। अब ऑप्शन से किया करो इन क्वेश्चन को। ऑप्शन से कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मिरर इमेज के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना सारे लेटर यूं आते हैं। सबसे पहले आर आएगा, फिर ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर यू आएगा, तो उल्टा आता है उल्टा। अब उल्टा लाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा। अब आप लोग चेक करो आर कौन से ऑप्शन के अंदर आ रखा, सबसे पहले बताओ ए के ऑप्शन में आ रखा, बाकी इसमें एफ आया, इसमें सी आया, इसमें सी आया, बाकी ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। बाकी ऑप्शन अपने कैंसिल, केवल और केवल एक ही ऑप्शन आया, कौन सा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो अपने क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। रिश्ते बनाने हैं यहां पर, देखो रिश्ते बनाते हैं अपन। कैसे बनाना है, क्या बोला क्वेश्चन में कि एक पुरुष एक महिला का परिचय कर अपने, देखो एक पुरुष है वो बोल रहा है किसके बारे में, महिला के बारे में। क्या बोल रहा है, इसके बारे में क्या बताया कि अपने पिता, मतलब पुरुष ने बोला अपने पिता। तो बताओ पुरुष का पिता हो गया ना, वो परिचय कराता हुआ क्या कह रहा था कि अपने पिता की बहन, बताओ पिता की क्या आ गई, बहन, बहन बराबर में आ गई, बहन की पुत्री के रूप में परिचय करा रहा है कि ये जो महिला है वो कौन है। पुरुष ने बताया कि अपने पिता की बहन की बेटी है, मतलब ये है वो महिला। यहां पर कौन आ गई, महिला। क्वेश्चन में क्या बताया कि महिला जो है वो पुरुष की क्या लग रही है, पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। बताओ पुरुष की कजन हो गई क्या, देखो जैसे ये पिता, पिता की बहन बुआ, और ये बुआ की बेटी हो गई ना। बताओ क्या बोलोगे इसको, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन। हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन, फुफेरी बहन आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, सीरीज। सीरीज को करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि जैसे AHO है, आप लोग इसको यू लिखा करो, AHO को, फिर ELS को ऐसे लिखा करो। ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी मैं भी सिखाऊंगा। फिर IPW आया, इसको आप लोग ऐसे लिखोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर सीरीज में क्या बताया, सिखाया मैंने हमेशा कि पहले लेटर से पहला लेटर मिलाया जाता है, दूसरे से दूसरा मिलाया जाता है, तीसरे से तीसरा मिलाया जाता है। तो हमारा लिखने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पैटर्न है, ये ऐसा बन गया कि पहले अक्षर के सामने पहला अक्षर आ गया, दूसरे के सामने दूसरा आ गया, तीसरे के सामने तीसरा आ गया। देखो जैसे ए ई का मतलब 5 और ये 9। अब देखो बताओ कितना बड़ा है, 4। 5 से 9 में कितना बड़ा रखा है, 4। अब 9 में कितना बड़ा हो गया, 4। 4 बढ़ाते क्या आएगा, 13। 13 पर क्या आता है, एम। ठीक है, देखो 8 12 16, ये देखो 8 से 12 आया, कितना बड़ा रखा, 4। 12 से 16 में कितना बड़ा रखा, 4, और 16 और 4 कितना हो गया, 20। 20 पर क्या आएगा, टी। फिर यहां पर 15 19 और 23 आया। बताओ 15 से 19 में कितना बड़ा है, 4। 19 से 23 में 4, और 23 और 4 27 पर क्या आएगा, बताओ ए।
क्या आएगा भाई? 15 और 4 19, 19 से 4 23, 23 और 4 27, 27 पर क्या आ गया? ए। तो MTA अपने क्वेश्चन का डी ऑप्शन, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन। तो डी बताओ सभी का क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है, हमें शब्दकोश के हिसाब से बताना है, डिक्शनरी के हिसाब से। क्या बताना है इसको? डिक्शनरी के हिसाब से बताना है कि डिक्शनरी के हिसाब से बताओ कौन सा शब्द पहले आएगा फिर बाद। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, हमारे ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है ये क्वेश्चन एग्जाम में अपने को। और डिक्शनरी के अंदर बताओ अपन तो मीनिंग ढूंढते हैं, वो कैसे होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ए की, फिर ए की, बी की, सी, डी। देखो वो ई है ना, इसलिए ई का नाम आया मुझे। तो देखो अब जैसे यहाँ पर ई आएगा तो पहला लेटर ई सभी में ही है, दूसरा लेटर एल सभी में ही है, तीसरा लेटर इन तीन अक्षरों के देखो 3 शब्दों में तो ई आया, चौथे में क्या आया? आई। अब आप लोग खुद देखो, क्या बताओ अल्फाबेट में ई पहले आता है या आई पहले आता है? सभी को पता है कि ई पहले आता है सर, यही बोलोगे? ठीक है, लेकिन अब ई पहले आता है तो ये आई, तो फिर बताओ इन तीनों शब्दों के बाद में गया ना, तो ये तो चौथे नंबर पे पहुंचूगा। अब नंबर देना है पहला, दूसरा, तीसरा। तो बताओ ई कॉमन है, ई को हटा दो, आगे बढ़ोगे तो 2 जगह तो जी है और 1 जगह वी है। अब आप लोग बताओ जी पहले आता है या वी पहले आता है? ABCD में तो जी पहले आता है, तो बताओ ये नंबर रहेगा तीसरा, पहले दूसरे पे तो इनमें से ही आएंगे। लेकिन जी कॉमन है, जी को हटाओ। अब इसमें क्या है? वाई, इसमें क्या आया? ए। तो बताओ ए सबसे पहले आ जाएगा ना, और ये आएगा दूसरे पे। तो सबसे पहले नंबर पे आया 2 नंबर वाला, दूसरे पे आया 1 नंबर वाला, तीसरे पे तीसरा ये, चौथे पे चौथा ये। 2 1 3 4, 2 1 3 4। सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। जो परफेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ऑप्शन। तो आंसर क्या बना? सी। क्लियर? सही होगा सभी का ये तो? ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इनको भी आप लोग ऐसे किया करो, जैसे यहां लिखता हूं मैं, देखो क्या दे रखा है? PMRN, यहां लिखा मैंने। दूसरा ऑप्शन लिखा यहां पर, देखो दूसरा क्या दे रखा? FCHF। तीसरा दे रखा XUZX, XUZX। और चौथा देखो यहां पर दे रखा HEJH। ये चौथा अक्षर आ गया। आप लोग क्या करोगे इसके अंदर? सबसे पहले इनके नंबर लिखो, जैसे 16 13 18 14 6 3 8 6। देखो 24 21 26 और 24, फिर 8 5 10 और 8। ये अपन ने नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद इनके बीच में डिफरेंस लगाओ। अब यहां पर डिफरेंस क्या कर रखा है? देखो आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां तो 2 बढ़ा रखा है और इनमें 1 बढ़ा रखा है। फिर इसमें कितना बढ़ा रखा है? 2। और इसमें कितना बढ़ा रखा है? 3। यहां पर कितना बढ़ा रखा है? 2। और यहां पर कितना बढ़ा रखा है? 3। यहां कितना बढ़ाया? 2। और यहां कितना बढ़ाया? 3। बताओ अब हम लोग यदि इस पहले ऑप्शन को छोड़ दे तो बाकी सभी के सभी ऑप्शन का लॉजिक सेम हो गया ना। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का लॉजिक अलग है और बाकी 3 ऑप्शन का सेम है। तो वो जो 3 ऑप्शन सेम आए वो कौन से हो गए? BCD। और जो अलग है वो अपने को अलग करना था, तो वो अलग क्या हो गया? ए को अपन ने अलग कर दिया। ओके, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सीरीज का आ गया फिर से। यहां सीरीज का क्वेश्चन आया और ये मुझे लग रहा थोड़ा आसान आया। कैसे? 67 से 70 में कितना बढ़ा रखा है? देखो 3। यहां पर कितना बढ़ा रखा है? 6। यहां पर कितना बढ़ा रखा है? देखो 9 ही बढ़ाया गया भाई। 4 और 5 कितना हो रखा है? 9। तो बताओ ये तो 3 का डिफरेंस चल रहा है क्या? यहाँ तो यहाँ 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो बताओ यहाँ पर कितना बढ़ेगा? 9 3 12, और इसमें 12 बढ़ाओगे तो 5 और 2 7, 8 और 1 9, 97। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 97 आंसर आ गया। अपना जो आंसर आया वो क्या आंसर आया? 97 आंसर आ गया। क्लियर? चलो मैं आगे, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। बोला कि चिकित्सक, कार्डियोलॉजिस्ट और प्राध्यापक, मतलब डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर में से कौन सा आंसर, मतलब इनका क्या वेन डायग्राम बनाओगे? मैं एक बात बताता हूं, हमारे पास देखो जो भी कार्डियोलॉजिस्ट होता है
सारे के सारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भी होते हैं, इनको चिकित्सक बोलते हैं। सारे के सारे कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? चिकित्सक। और कुछ कार्डियोलॉजिस्ट और कुछ जो चिकित्सक होते हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट और कुछ जो डॉक्टर होते हैं, वो प्रोफेसर भी होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रोफेसर भी होते हैं। तो क्या इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा? क्या बोलो? 100% यही बनेगा। लेकिन अपने को तो नंबर देना है। कार्डियोलॉजिस्ट का नंबर क्या था? 2। डॉक्टर का नंबर क्या था? 1। और देखो प्रोफेसर का नंबर क्या था? 3। तो 2 अंदर, फिर 1 उसके बाहर, 3 ऐसे। बताओ 2 1 3 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। क्या आएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर से सीरीज आ गई। फिर से क्या आ गई? सीरीज आई है। चलो तो इस सीरीज को भी सोल्व करते हैं अपन। यहां क्या कर दिया? देखो ये लगभग डबल हुआ। क्या? देखो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 और 1 17, बिल्कुल डबल हो रखा है। क्या ये भी डबल हो गया क्या? हाँ जी, 100% डबल। क्या ये भी डबल हुआ क्या? बिल्कुल 100% ये भी डबल हुआ है। क्या ये भी डबल हुआ? हाँ सर, ये भी डबल हो रहा है। 4 2, ठीक है, 2 साते 1424 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा मिले इस पेपर में आप लोगों को, है ना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर मैं आपको बता दूं, सीरीज के आप लोगों को कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलेंगे भी मिलेंगे। एक इसका मिल जाएगा, एक अल्फाबेट को लेकर मिल जाएगा, एक कोई ना कोई डायग्राम का मिल जाएगा, या अल्फाबेट में वो एक खालिस्तान वाला नहीं आता, बहुत जगह खालिस्तान मिल जाती है, उसका भी क्वेश्चन आता है, तो उसका भी क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को। तो ऐसे हमारे सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हमें मिलते हैं। एक क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से भी मिलता है, एक क्वेश्चन अपने को इस टॉपिक से भी मिलेगा। बता रखा जैसे कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है। बताओ ये विद्यार्थी आ गया। चलो मैं यहां और इधर ले आता हूं। ये क्या आ गया? विद्यार्थी। ये क्या है? अपना विद्यार्थी का डायग्राम आ गया। क्लियर? कुछ विद्यार्थी क्या है? खिलाड़ी है। तो देखो ये कुछ विद्यार्थी का डायग्राम किस में चला जाएगा? खिलाड़ी के अंदर पहुंच गया। फिर बता रखा है कि सभी खिलाड़ी क्या है? पुरुष। सभी के सभी खिलाड़ी कौन? पुरुष। ये अपना डायग्राम हो चुका। वेन डायग्राम से करेंगे तो ये अपना डायग्राम हो गया। बोला सभी पुरुष खिलाड़ी है। अब आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल डायग्राम चेक करना है। क्या डायग्राम के अंदर सारे के सारे पुरुष खिलाड़ी के डायग्राम में दिख रहे हैं क्या? बताओ सारे के सारे पुरुष यहां खिलाड़ी के डायग्राम में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो पहला तो क्या कर दो? गलत। पहला क्या कर दो? गलत। फिर चेक करो क्या कुछ पुरुष विद्यार्थी के अंदर है क्या? बताओ कुछ पुरुष का डायग्राम तो विद्यार्थी के अंदर 100% है भाई है। तो क्या सही हो जाएगा? दूसरा सही। तो केवल कंक्लूजन अपना सेकंड फॉलो आएगा। ऑप्शन देखो कहां पर आ रखा है ऐसा, ये आया क्या? सी ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो आंसर इसका जो भी आया वो क्या आया? सी ऑप्शन, ओनली सेकंड फॉलो। सही था क्या आप लोगों का? कमेंट लिख के भेजोगे मुझे ये बात। इस वीडियो के बाद में कमेंट लिख के भेजना कि कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का गलत हुआ। ठीक है ना? मैं चेक करता हूं किस किस ने कमेंट लिखा। मैं वीडियो देखो कमेंट देखूंगा भाई आप लोगों का इसके अंदर। ठीक है? हाँ चलो ये क्वेश्चन आया देखो। रिजेक्ट, REJECT। रिजेक्ट के बराबर क्या बता रखा? 57। फिर क्या दे दिया? पॉइजन, POISON। पॉइजन का कोड हमसे पूछा गया है। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। चलो नंबर लिखते हैं। बताओ 18 5 10 5 3 और 20। ये नंबर लिख लिया। ये नंबर लिखकर इनको क्या करना? अपने को ऐड करना है। इनको क्या करना है? ऐड। चलो ऐड करते हैं। 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। और क्या बन गया? 61। इसका टोटल क्या आ गया? 61। चलो तो भाई इसको भी टोटल करते हैं अपन। इसका भी टोटल करो। बताओ 16 15 9, यहां पर कितना? 19 15 और 14। बताओ यहां पर 9 को मैं इधर ले आऊंगा तो 25 25 35 40 40 60 60 और 15 75 75 और 10 कितना? 85 में से 3 कितना? 88 आ गया। इसका टोटल क्या आ गया? 88 आया।
ठीक है, मैंने क्या कर दिया, टोटल कैसे किया, देखो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि मैं कहा 15 की जगह मैं 20 जोड़ रहा था, क्यों, क्योंकि मैं संख्या इधर से इधर एडजस्ट कर रहा था। ठीक है, तो देखो टोटल 88 आ गया कुल मिलाकर, आप लोग कैसे भी कर लेना। अब हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यहां पर 61 से 57 आया, कैसे आया, 4 माइनस कर रखा है। तो क्या मैं यहां भी 4 माइनस करूं और फिर चेक करो क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 84। लो आ गया आंसर, तो क्या आ गया, 84 हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर, हाँ भाई। चले तो फिर मैं कह रहा था ना कि एक सीरीज के अंदर बीच बीच में खाली स्थान आते हैं, देखो वो इस क्वेश्चन के लिए कह रहा था, ऐसे होते हैं। इसमें क्या किया करो आप लोग, देखो इस क्वेश्चन को हमेशा कैसे करोगे, सबसे पहले इन लेटर को काउंट करोगे कि ये लेटर खाली स्थान के साथ में कितने आ गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर आ गए। ये कितने लेटर आ गए, 12। कभी 12 आएंगे, कभी 15 आएंगे, कभी 16 आएंगे, कभी 20 आएंगे, कभी 24 आएंगे। तो आप लोग इनके पेयर बनाया करो, जैसे 4 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, 5 3, देखो यहाँ 4 4, बताओ 5 4, 24 में देखो 6 4। तो आप लोग ऐसे पेयर बनाओ। अब पेयर बनाओगे, ठीक है, इनके टुकड़े करोगे, लेकिन अब जैसे देखो 12 में टुकड़ा 4 का भी आ रहा है, 3 का भी आ रहा है, 5 का भी आ रहा है, 3 का भी आ रहा है। तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर फिर हम लोग सबसे पहले किसका पेयर बनाए। तो मैं आपका कंफ्यूजन खत्म करता हूं, आप लोग पेयर बनाया करो बड़ी संख्या वाला। सबसे पहले कौन सी बनाओगे, जिसमें बड़ी संख्या आ रही है, जैसे 4, इसमें 5 का ले लो, इसमें 5 का ले लो। पहले बड़ी संख्या वाला पेयर चेक करो। मैं बता रहा हूं 99.99% हमारा आंसर उसी में होगा। हाँ, लेकिन उसमें नहीं आया तो फिर दूसरी संख्या चेक करना, उसमें नहीं आए तो दूसरी संख्या चेक करोगे। जैसे यहां पर अपन देखे तो देखो 12 थे, तो पहले 4 4 का पेयर बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का पेयर बनाओ। अब इसमें देखो पहला लेटर क्या चल रहा है, एच, इसमें भी क्या आएगा एच, इसमें भी क्या आएगा एच। क्लियर। दूसरा क्या चल रहा है बताओ, पी। तीसरा क्या चल रहा है, एस। और लास्ट में क्या चल रहा है, सी। अब जो जो हमने खालिस्तान में लिख दिया ना अपना, वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर पी, फिर क्या लिखा, सी, फिर एच, फिर सी, फिर एच, फिर एस, ये अपन ने लिखा है। तो ये अपना देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। क्या दे रखा है कि ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है, वही बता दो बस। बता देंगे तो इसमें क्या है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना हमारे लिए। जो हम लोगों ने इतने भारी भारी क्वेश्चन खत्म कर दिया, तो ये क्वेश्चन तो अपने सामने बताओ लगा ही कहाँ है। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं, ये लो ये बता दिया। लो ये अपना आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्या आंसर आ गया हमारा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्लियर। मिसिंग नंबर, एक क्वेश्चन आपको इसका भी मिलता है एग्जाम में, सही कह रहा हूं ना। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ऐसा करो, देखो जैसे 12 है, इसने क्या किया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 आया। फिर इसमें इस 14 को लाकर ऐसे ही जोड़ दिया, बताओ कितना आ गया, 50। ऐसे इसमें देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9। और फिर इस 17 को इसमें जोड़ दिया, क्या आया, 26। मतलब इस संख्या को तो 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है और इसको ऐसे की ऐसे ही लिख रखा है, फिर इनको जोड़ दिया। बताओ ये कितना, 7 और 2 9 और 2 और 1 3, 39 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या आंसर आ गया हमारा, ए ऑप्शन। क्या आया भाई, ए ऑप्शन। ओके, बड़े आगे। हमें क्वेश्चन में क्या बताया, देखो एनालॉजी का क्वेश्चन आया, इसमें बता रखा है यदि जिस प्रकार जूते का संबंध किससे है, चमड़े से, तो बताओ शर्ट का संबंध किससे होगा। बताओ जो हमारा जूता तैयार होता है वो चमड़े से तैयार होता है, और जो शर्ट तैयार होता है क्या वो कपड़े से तैयार होता है, क्या किससे तैयार होगा, वो कपड़े से। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, क्लॉथ, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। ओके, ये आ गया 18 नंबर का क्वेश्चन, मैथमेटिकल। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी 100% मिलता है हमें। क्या बताया, देखो 25, बी का अर्थ देखो क्या बता रखा, बी का अर्थ आ रखा डिवाइड, ये बी का अर्थ हो गया डिवाइड 5। सी का अर्थ दे रखा मल्टीप्लाई, फिर 5 दे रखा। एम का अर्थ क्या दे रखा, प्लस, फिर 5 आ गया। ए का अर्थ क्या दे दिया, माइनस, और फिर क्या आ गया 6। इसको सोल्व करना हमें तो
चलो सॉल्व करते हैं। बताओ ये कितनी बार डिवाइड हो, बोर्ड मास के हिसाब से करोगे। कौन सा नियम लगाओगे, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम। देखो इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट क्वेश्चन में है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड की बारी। इसी ऑर्डर से क्वेश्चन सोल्व करना है। बताओ डिवाइड करोगे 25 में 5 का तो 5 ही बचेगा, फिर मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 माइनस 6। बताओ डिवाइड सोल्व कर दिया, इसके बाद किसकी बारी, मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर दो। बताओ पहले ये कर दिया, अब मल्टीप्लाई, कितना आ गया वापस से 25 प्लस 5 माइनस 6। अब किसकी बारी, प्लस की बारी। बताओ प्लस करोगे तो कितना आ गया 30, माइनस क्या हो जाएगा 6। अब माइनस कर दो, बताओ आंसर कितना आ गया 24। क्या आंसर है 24। क्लियर। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। देखो डायग्राम का सीरीज का क्वेश्चन आ गया ना फिर से। और ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं ना सीरीज वाले, इनमें केवल रोटेट करता है, इसके अलावा कोई नया काम नहीं होता इनमें। क्या करेगा, केवल और केवल रोटेट करेगा, बाकी कुछ नहीं। जैसे इस डायग्राम को देखोगे आप लोग 90 डिग्री घुमा रहा है क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री घुमा दिया क्लॉकवाइज। अब बताओ जैसे ये एरो थी आप लोगों की, देखो ये एरो इधर थी, फिर इधर हो गई, फिर इधर हो गई, तो अब ये एरो हमारी इस साइड आ जाएगी। ये वाली एरो आएगी नहीं आएगी, बताओ। इसके अंदर तो आ गई, इसमें नहीं आई तो इसको कैंसिल करो, इसमें नहीं आई तो इसको भी कैंसिल करो। अब आप लोगों के पास ऑप्शन बचे हुए हैं दो ऑप्शन में देखो। बताओ ये यहां था, ये यहां था, यहां था, तो अब ये यहां हो जाएगा ना। अब देखो इसमें थोड़ा यहां से ये एक लाइन ज्यादा घुमा दिया, इसलिए डी ऑप्शन कैंसिल होकर आंसर क्या रह जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या आंसर है गया अपना, बी ऑप्शन। क्लियर है सभी का, क्या आएगा, बी। ये डायग्राम का क्वेश्चन आया हमारे पास, देखो काउंटिंग फिगर का। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे एक डायग्राम आता है, देखो इस पैटर्न का डायग्राम, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में से मैंने क्या कर दिया, ये लाइन हटा दी मैंने, इस लाइन को हटा दिया, तो डायग्राम बचा ये वाला। अब हमारे इस डायग्राम में क्या होता है, जैसे ये डायग्राम था, देखो मैंने इसमें ये भी बना दिया। इसमें तो एक एक लाइन ही थी, इसमें लाइन कितनी हो गई, दो लाइन हो गई। तो लाइन कितनी भी हो जाए, यदि हमारे किसी भी 2 पॉइंट से लाइन बढ़ा दिया जाए, किसी भी 2 पॉइंट से, और लाइन यदि बराबर आ रही है, लाइन यदि क्या आ रही है, बराबर, तो आप लोग उस क्वेश्चन में क्या कर दिया करो, जैसे नंबर लिखा करो ऐसे 1 2, और इस नंबर का क्यूब कर सकते हो आप लोग, जैसे 2 का क्यूब कर दो, बताओ क्या आ जाएगा 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 8। जैसे इसमें देखो 1 2 3, तो सीधा सीधा 3 का क्यूब कर दो, बताओ क्या आंसर आ गया 27। क्या आ गया 27। ठीक है, लेकिन हो सकता है लाइन बराबर ना हो, जैसे ये डायग्राम आ गया। अब इस डायग्राम के अंदर देखो मैंने लाइन बराबर नहीं किया, मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया। अब इस बार लाइन बराबर नहीं है, जैसे इनमें लाइन बराबर थी उसमें लाइन बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब लाइन बराबर नहीं हो तब आप लोग देखो एक दूसरी ट्रिक बताता हूं, फिर वो लगा दिया करो। क्या, सबसे पहले यहां पर नंबर लिख दिया और यहां नंबर लिख के इन नंबरों का टोटल करो, क्या आ गया 6। फिर ऐसे के ऐसे नंबर यहां पर भी लिखना, इसका भी टोटल कर दो 6। बताओ 6 और 6 तो कितना हो गया 12। ठीक है, फिर ऐसे के ऐसे आपको नंबर ऊपर से नीचे की ओर भी लिखना है, जैसे 1 और 2 लिखकर इसका टोटल कितना 3, 1 और 2 लिखोगे इसका टोटल 3, और 1 और 2 लिखते इसका टोटल 3, 3 3 6 3 9। बताओ 12 और 9 कितना 21। लेकिन अब इसमें इन 21 के अंदर कुछ संख्या हमारी ऐसी है, कुछ ट्राइंगल ऐसे हैं जो कॉमन थे, जो दोबारा काउंट हो गए, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। कौन कौन, अब देखो आपको तो पता भी नहीं लगेगा। वैसे देखो जैसे ये ट्राइंगल इसमें भी आया, ये ट्राइंगल इसमें भी आया, ये कॉमन था, 2 बार ऐड हो गया ना, तो आपको नहीं मालूम चलेगा क्या क्या कॉमन आ गया था। इसके लिए आप लोग क्या किया करो, 1 2 3 4 5 6। बताओ 6 बॉक्स आए ना, यहाँ पे जितने बॉक्स है ना वो लेस कर दो, जितने भी बॉक्स आए वो लेस कर दो। हमारा आंसर क्या आ गया 15। जैसे इस डायग्राम का आंसर क्या है 15, जैसे इसका आंसर क्या है 27, जैसे इसका आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। और बाकी आप लोगों को देखो और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो चैनल के ऊपर देखो मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, उसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, वहां पर सब कुछ बता रखा है। चलो तो अब अपन इसको देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन आया, देखो अब ये डायग्राम था, बताओ लाइन बराबर थी तो अपन ने क्या कर दिया, 1 और 2 लिख के उसका क्यूब लगा दिया 8। अब अपन ने इस जो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इसमें क्या कर रखा, केवल ये एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ये एक लाइन। अब जो लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाया आपको ये देखना है कि इस एक्स्ट्रा लाइन से कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बढ़ गए। बताओ इस लाइन से एक त्रिभुज ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, 2 तो ये बढ़ गए। ठीक है, इसी लाइन से एक ट्राइंगल ये वाला बढ़ गया एक्स्ट्रा।
ठीक है। और इसी लाइन से एक ट्राइंगल ये वाला एक्स्ट्रा बढ़ा हमारे पास। तो कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बढ़ गए? 4। तो बताओ इसी 8 में 4 बढ़ा दो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो ये जो डायग्राम आया इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 12। ये हमारे पूरा पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया। कौन सा टेस्ट हो गया आप लोगों का? 4 टेस्ट कंप्लीट हो गए, चारों टेस्ट के सॉल्यूशन मिल गए। जैसा कलाम ने आप लोगों से बताओ वादा किया था वो सारा सब कुछ निभाया इन्होंने। ठीक है। अब अपन देखो अगला 5वां टेस्ट आप लोगों का आएगा और उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, चलो टेस्ट देते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी जो क्लास है, देखो डेली शाम को 6:15 बजे भी क्लास आती है डेली। उसके अंदर अपन जीडी के प्रैक्टिस चालू कर रखे हैं, लाइव चलती है 6:15 बजे, तो सारे बच्चे उसको लाइव देखा करो। ठीक है। अभी जीडी के एग्जाम तक अपन ये प्रैक्टिस चला रखा है, फिर जीडी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब अपन कुछ और देखेंगे उसके ऊपर जो अच्छा आप लोगों का बहुत बढ़िया फायदा करके जाए। ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू। अभी तो आप लोग प्रैक्टिस सेट किया करो डेली 6:15 बजे आके। ओके, थैंक यू भाई। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे जीके के प्रश्नों की। और जीके के जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि गुजरात का कडाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? अगर गुजरात के कडाना बांध की बात करें तो ये माही नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? माही नदी पर। देखिए माही नदी का आपको ध्यान रखना है, इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के थार जिले के विंध्याचल जो पर्वत है, भिंडा ग्राम पंचायत के पास, वहां से इसका उद्गम स्थल है। यानी ये मध्य प्रदेश से निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, राजस्थान होती हुई ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और फिर अरब सागर में ये मिलती है। इस नदी की अगर बात करें तो इस नदी पर गुजरात के अंदर जो महिसासर है वहां पर एक बांध बना हुआ है, जो बांध है कडाना बांध। ये जल विद्युत के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों के बारे में भी आपको याद रखना है कि जाखम, सोम, अनास, चाप, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां है। किसकी? माही नदी की। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में अलकनंदा नदी व भागीरथ नदी से संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथ नदी का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए भारत की जो प्रस्तावना है, यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इस प्रस्तावना का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। जबकि इसकी जो विशिष्ट भाषा है या शैली है या जो थीम है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या टोटल 15 थी। ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक जो महिला आई थी वो संयुक्त प्रांत से आई थी, वो आई थी 5। ये आपको ध्यान रखना है। देशी रियासतों से केवल एकमात्र महिला हमारी संविधान सभा में आई थी, उनका नाम था एनी मस्करीनी। ये आपको याद रखना है। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जो आई थी उनका नाम है अयाज रसूल। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 10 महिलाओं ने भाग लिया। अगला हमारा प्रश्न है, करजन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की? तो देखिएगा, ये जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस कार्यप्रणाली यानी पुलिस की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए उन्होंने फ्रेजर आयोग की क्या की थी? स्थापना। तो सही विकल्प होगा इसका डी। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस दिल्ली सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया? तो नहरों का जाल बिछाने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। और सही आंसर होगा सी। इन्हीं के नाम पर दिल्ली का जो स्टेडियम है वो भी इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोटला स्टेडियम था वो फिरोज शाह के नाम पर बना हुआ है। अगला है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4% होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राज्य कृषि मूल्य आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है वो विजय पोल शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो सही इसका जो विकल्प होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी प्रदान की है? तो विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी प्रदान करने वाला जो राज्य बना है वो बना है अरुणाचल प्रदेश। यानी इस राज्य की जो मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल के द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए ये सुरक्षा बल का क्या किया गया है? गठन किया है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो त्रिपुरा का जो त्योहार है वो है खार्ची पूजा। ये बड़ा फेमस त्योहार है वहां का, त्रिपुरा का, और इसका नाम है खार्ची पूजा। तो सही आपका आंसर डी होगा। अगला आपके सामने प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो छऊ नृत्य जो नृत्य है ये पूर्वी राजस्थान के अंदर बड़ा फेमस है, और पूर्वी राजस्थान के अंदर, सॉरी पूर्वी राजस्थान नहीं, पूर्वी भारत में बड़ा फेमस नृत्य है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। तो सही विकल्प होगा इसका सी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल का नाम यानी सही युग्म कौन सा है? जैसे इन्होंने लिखा है अर्जेंटीना, तो यहाँ पर जो घास के मैदान है उनको पंपास कहा जाता है, सही बात है। ब्राजील में स्टेपी, ये गलत है। ये जो स्टेपी घास है ये भी कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ओनली वन, यानी केवल एक। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है, कोंकण का मैदान ये भी पश्चिमी तट का हिस्सा है, कन्नड़ के तट ये भी पश्चिमी का है, कोरोमंडल जो तट है वो नहीं है, ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग का एक हिस्सा है। तो सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सही आंसर इसमें सी होगा। जबकि राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय पंचांग को 1957 में। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की जो मसौदा समिति है इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 6 सदस्य इसमें, एक थे आपके के.एम. मुंशी, एक थे मोहम्मद सादुल्ला, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर। इसके अलावा आपके क्या कहते हैं, टी कृष्णामचारी और एन माधवराव, ये इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मैग्नेस्तीस को किसने भेजा? तो मेगास्थनीज को भेजने वाला जो था वो था सेल्यूकस निकोटर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी का विवाह भी किया था। और मेगास्थनीज की एक बुक है जो बड़ी फेमस है, उसका नाम है इंडिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिका इसकी एक बड़ी फेमस बुक है जो काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रूपक और हिकत किस राज्य के नृत्य है? तो रूपक और हितक ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य के क्या है? नृत्य है। तो सही आंसर इसका बी होगा। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो ये था आपका मंडल आयोग, जिसने ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी हड्डी मनुष्य के कान का एक हिस्सा नहीं होती? तो इनकस होती है, स्टेपिजी होती है, मेलियस होती है, फीमर ये जांग की हड्डी है जो सबसे बड़ी हड्डियों में मानी जाती है, फीमर। तो सही इसका आंसर होगा ए। तो इस प्रकार ये आपके जीके वाले प्रश्न क्या हुए? समाप्त हुए। तो आपकी टेस्ट सीरीज में ये जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 41 नंबर पर है, इसको कैसे सॉल्व करना था, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 152। तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। भाई आप मुझे ये बताइए, या तो मैं इसमें बेवजह फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला लगाऊं, या फिर हम कहेंगे 5% की दर से 2 साल में, याद करो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीका बताया था, सीधा कितना आएगा ब्याज? 10.25%। ठीक है, याद नहीं है तो कॉपी में एक बार चेक करना। और 5% की दर से 2 साल में जो साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 1 साल का 5 तो 2 साल का कितना आएगा? 10%। और इन दोनों के बीच का अंतर, और यहां से अंतर आ रहा है 0.25% का, और ये जो अंतर आ रहा है वो बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 152 रुपए। तो 0.25 का मान 152 है।
तो यहाँ से 1% का मान जो आएगा वो आएगा 152 भाग 0.25। और आपसे पूछा जाता है कि बताइए वह धनराशि कितनी है, मीन्स मूलधन पूछा जाता है। भाई मूलधन कितना होता है, आप कहेंगे 100% होता है, तो हमें 100% का मान निकालना है। ये देखो बेटा, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और लगेंगी, 25 से ये कट गया 4 बार। अब उत्तर आएगा 0 0, 4 इंटू 2 8 और 15 इंटू 4 60, तो आंसर आ गया है 60,800 रुपये। मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। 42, रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो रघु की और रमन की जो चाल है उसका अनुपात अगर हम देखते हैं तो इनकी चालों का जो अनुपात है वो आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात लेंगे तो संख्या को थोड़ा छोटा लिख सकते हैं काट कर, और नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर रघु तेज चल रहा है तो इसको इस दूरी को तय करने में कम समय लगेगा, और रमन धीरे चल रहा है तो इसको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं चाल और समय में अनुपात कैसा होता है, विलोमानुपात होता है। तो यहाँ चालों का अनुपात 10:8 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 8:10, और चाहो तो 8:10 को 4:5 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये देखो क्या कह रहा है, रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंचता है। रघु पहले पहुंचेगा क्योंकि रघु की चाल ज्यादा है, तो हमारे हिसाब से रघु पहले पहुंचा रमन से कितनी देर पहले, 2, और 2 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 30 मिनट। अगर 2 का मान 30 मिनट है तो 1 का मान आ जाएगा 15 मिनट, और 1 का मान 15 मिनट है तो यहां से 8 का मान आ जाएगा 15 इंटू 8, 120 मिनट। 2 बराबर क्वेश्चन में दे रखा था 30, तो 1 बराबर 15, तो 8 बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है बेटा 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 घंटे। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, रघु जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चला तो वो 2 घंटे में पहुंच गया, तो वो दूरी कितनी रही होगी, आप कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। रघु की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और रघु को पहुंचने में लगते हैं 2 घंटे, इसका मतलब वो दूरी रही होगी 20 किलोमीटर। आपके रमन से निकालते तो क्या आता, सेम आंसर आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें 10 का मान निकालना पड़ता, उसको स्पीड से गुना करते, आंसर आ जाता। तो आंसर रहेगा 20 किलोमीटर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप जानते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो अपन इसे लिख लेते हैं 75 भाग 30 माइनस 3/4। अब ऑफ तो बाद में सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट के अंदर की ये जो संख्या है ये है 5/7, और इसमें भाग लग रहा है मतलब हम गुणा कर देते हैं उल्टा 14/9 का, फिर माइनस, और दूसरा ब्रैकेट है, देखो ये हो गया 3 तिया 9 और एक 10/3 में से माइनस होगा 3 एकम 3 और 2 5/3 होगा। अब 10/3 और 5/3 का अंतर 5/3 आएगा, तो इसे लिखेंगे वापस से 75 भाग 30 माइनस 3/4 ऑफ, इसे सॉल्व करते हैं, देखें ये क्या आता है 7 से 2, तो यहां आ गया है 5 दूनी 10/9, तो ये सॉल्व हो गया। माइनस, अब यहां पर देखो 10/3 माइनस 5/3, तो ये हो गया है 5/3। अब हम ऑफ को सॉल्व कर रहे हैं, 75/3 30 माइनस 3/4, ऑफ का मतलब होता है गुना 10/9, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और 2 से ये आ गया 2, और यहां आ गया 5। वापस से देखें 75/30 माइनस यहां आ गया है 5, और बटे में आ गया है 3 दूनी 6, और माइनस आ रखा है 5/3। अब देखो BODMAS, तो माइनस तो बाद में होगा, पहले इसमें भाग लगेगा, तो इसका मतलब 15 दूनी 30, 15 5 75, तो यहां आ गया है 5/2, 5 भाग 2 माइनस 5/6 माइनस 5/3। सॉल्व करेंगे
तो एलसीएम आएगा 6, 2 तिया 6 तो 3 5 15, 6 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 5 10। अब ऊपर देखो 15, माइनस का भी 15 और प्लस का भी 15, तो ऊपर बचेगा 0 और भाग 6, 0 में 6 का भाग देंगे, उत्तर आएगा 0। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सी 0। अच्छा, एक समूह में 14 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलो है, तो 24 व्यक्ति हैं, 24 आदमी हैं और इनका औसत भार जो है वो 72 है। आप ऐसे मान लो 24 बच्चे कहीं पर हैं और इन सब के जेब में 72 रुपए हैं। अब वो कह रहा है यदि 78 किलो औसत वाले इसमें से 3 व्यक्ति जाएं। देखो कायदे से उनको 72 लेकर जाने थे, लेकिन लेकर कितने गए? 78। 3 व्यक्ति 78 लेकर गए, लेकर जाने थे 72, औसत के हिसाब से लेकर गए 78। इसका मतलब हर एक कितना ज्यादा ले गया? 6 ज्यादा ले गया। और ऐसे कितने ले गए? 3 ज्यादा ले गए, तो 18 कम पड़ गए हमारे। अच्छा, और 75 किलो वाले 4 व्यक्ति समूह में आ गए। अब हमारे हिसाब से तो सब कैसे आने चाहिए थे? 72 वाले आने चाहिए थे। तो 72 वाले आते तो ना तो बढ़ता ना घटता, हर एक कितना लेकर आया? 75। तो कितना एक्स्ट्रा आया? 3 एक्स्ट्रा आया। भाई 3 एक्स्ट्रा आया, और ऐसे कितनों से? 4 से। तो 18 तो कम पड़ा और 12 बढ़ गया। तो यहां से देखो माइनस का 18 और प्लस का 12, अभी भी हमारे लिए 6 कम पड़ रहा है। अगर 6 कम पड़ रहा है तो वो औसत के हिसाब से सब में से कम होगा। आपसे पूछ रहा है तो बताओ अब समूह में व्यक्तियों का औसत कितना होगा? अब भाई आप ध्यान से देखना, गए कितने थे? 3, आए कितने हैं? 4। तो वृद्धि कितने की हुई? 1 की। 3 लोग ग्रुप में से गए, 4 आए, वृद्धि 1 की हुई। पहले से कितने थे? 24, 1 की वृद्धि हो गई, तो ये 25 में बराबर बढ़ जाएगा। अब अपन को बांटना है 6 को 25 में बराबर, तो यहां से कमी जो होगी पॉइंट लग जाएगा। 25 इंटू 2 50, बचा 10, 25 इंटू 4 100। तो पूरे औसत में से 0.24 की कमी हो जाएगी। हमने ऐसे ही सॉल्व करना सीखा था। औसत था 72, उसमें कमी हो जाएगी 0.24 की। तो 72 में से 0.24 कम करेंगे तो 71 पॉइंट, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में 76। ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है, तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा। आपको वो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है कि 24 इंटू 72 माइनस दिस प्लस, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करें, टाइम खराब होगा। ये कहता है 10 सेमी त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है। भाई एक बाल्टी है, इस बाल्टी में हुआ क्या कि 12 गोलाकार गेंदें डुबाई गई। अब बाल्टी पूरी पानी से भरी हुई है, तो इस बाल्टी में से पानी निकलेगा क्योंकि गेंद कुछ जगह घेरेंगी। अब वो कहता है ये जो बाहर निकला पानी है उसको 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में एकत्रित किया। ये जो पानी है इसको एक त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, इस जार में, जिसकी ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, इस बेलनाकार जार में पानी को एकत्रित किया गया। आपसे पूछता है जार में पानी की ऊंचाई ज्ञात करो। अब आप बताओ जितना पानी यहां से निकलेगा उतना पानी बेलन में के अंदर आएगा। इसका मतलब अब ये पानी क्यों निकला? क्योंकि इसमें हमने गोलाकार गेंदें डाली, तो जितना गेंदों का आयतन होगा उतने ही आयतन का पानी इसमें चला जाएगा। अब हर एक गेंद कैसी है? गोलाकार है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। ऐसी कितनी गेंद हैं? 12। तो मैं कहूंगा 12 गोलाकार गेंदों का आयतन बराबर होगा निकले गए पानी के आयतन के, क्योंकि इन्हीं गेंदों की वजह से पानी निकला है, तो आयतन को आयतन के बराबर करते हैं। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। अब r क्या है? त्रिज्या क्या है? 10। तो 10 गुना 10 गुना 10, और ये तो हो गया एक गेंद का आयतन। ऐसी कितनी गेंदें हैं? 12, तो गुना 12। ये बराबर होगा पानी के आयतन के। अब पानी किस में गया है? बेलन में गया है, तो बेलन का आयतन, अब इस बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²।
बेलन की त्रिज्या दे रखी है 20, तो 20 गुना 20 और कितनी ऊंचाई तक भरा होगा, h ऊंचाई तक भरा होगा, ये मान हमें ज्ञात करना है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 4 बार। अच्छा, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 2 दूनी 4 से 1 4 कट गया। अब यहां पर आएगा 4 गुना 10, तो h का मान जो आएगा वो आ जाएगा 40। इसका मतलब उस बेलनाकार आयतन की ऊंचाई हो गई होगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद बिक्री 3,420 रुपए में बिकती है वो वस्तु, तो उसका MRP बताओ। अब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम सीधा लिखेंगे जो भी उसकी MRP होगी। हम दुकान पर गए और हमने उससे कहा कितना डिस्काउंट, तो उसने कहा 10% कम कर लो, तो हम पूरा 100 नहीं देंगे, उसका 90% दे देंगे, मतलब 90/100 दे देंगे। फिर हमने कहा और कुछ कम करें, तो उसने कहा और 5% कम कर लो, तो जो कम होने के बाद उसकी वैल्यू है उसमें से 5 और कम कर दिया, तो अब ये कितने की रह जाएगी, 95% की रह जाएगी। और इसके बाद हमने उसको खरीद लिया। अगर मैं अंकित मूल्य में से कम की गई चीज है डिस्काउंट हटा दूंगा तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, और क्वेश्चन में इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3,420, तो बराबर 3,420 के होगा। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। भाई 0 से तो ये 0 कट जाएगी, 19 से अगर अपन काटते हैं तो यहां आ जाता है अपने पास में 19 × 5 और 19 से एक बार। अब यहां बचता है 15, तो ये हो जाता है 19 × 8 152, तो 0 ये हो गया। अच्छा 9 से काटा, 9 दूनी 18, तो 0, 5 से काटा तो 5 चौके 20। अब देखो ये सब गुना होगा इधर जाकर, 1 0 2 0 3 0, 4 में 3 0 लगेंगी, तो इस वस्तु का MRP मतलब अंकित मूल्य बराबर आ जाएगा 4 गुना 3 0 मीन्स 4000, तो उत्तर रहेगा 4000 मीन्स थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नंबर 47 ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया, तो ठोस घन की भुजा की माप क्या होगी। भाई 3 घन थे, इनको पिघलाकर एक बनाया है, तो इन तीनों का जो आयतन है वो बड़े वाले के आयतन के बराबर होना चाहिए। और आप जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा का घन, भुजा का क्यूब, मतलब भुजा का घन, क्योंकि घन क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर। तो इसका आयतन होगा 6 का क्यूब, दूसरे वाले का आयतन होगा 8 का क्यूब, और तीसरे वाले का आयतन होगा 10 का क्यूब, और ये तीनों का आयतन मिलाकर बराबर बड़े वाले घन के आयतन के होगा, और बड़े वाले घन की भुजा मैंने मान ली a, तो भुजा का क्यूब बराबर a क्यूब हो जाएगा। अब यहां देखते हैं 6 का हो गया भाई 216, 8 का घन होता है 512 और 10 का होता है 1000, और ये बराबर होगा भुजा के घन के। चेक करते हैं ये क्या आता है, 6 और 2 8, 1 और 1 2, और 10 5 15 और 2 17, 1728 बराबर है भुजा के क्यूब के। तो a का मान लाना है तो मुझे घनमूल लेना होगा 1728 का, या तो मैं ऐसे लिखूंगा या फिर मैं ऐसे लिखूंगा 1728 का घनमूल। और भाई 1728 किसका होता है, 12 का, तो a का मान आ जाएगा 12। तो आपसे यही पूछा था उस भुजा की माप बताइए, तो आंसर रहेगा 12। और वैसे भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, लास्ट में 8 कब आता है, जब 2 होता है, तो ऐसा यहां से सिर्फ 2 एक ही ऑप्शन में था तो भी उत्तर पता लग सकता था, यदि आपको घन का क्यूब याद नहीं है। एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। भाई 15% की हानि हुई, तो मैंने ऐसा कहा मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य जो भी रहा होगा वो 100 रहा होगा, तो इस पर हानि होती है 15 की, तो इसका मतलब इसे कितने में बेचा होगा, आप कहेंगे फिर इसका विक्रय मूल्य रहा होगा 85, और 85 बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 170। अब 85 का मान 170 है, तो 1 का मान आएगा 170 भाग 85,
अगर मैं इसका क्रय मूल्य निकालूं तो क्रय मूल्य था इंटू 100 करके आ जाएगा। 85 से ये कटा 2 बार, तो क्रय मूल्य इसका आ जाएगा 200 रुपये। इसका मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य था 200 रुपये। वो कह रहा है यदि इसे 206 रुपये और 40 पैसे में बेचें, 200 रुपये की चीज को यदि बेचा जाता है 206.40 में, तो यहां से तो हमें पता लग रहा है इसे बेचकर हमें लाभ होना है। अब कितने का लाभ होना है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करें तो पता लगा 6.40 रुपये का लाभ होगा। भाई लाभ और हानि किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 200, और प्रतिशत कितने में से निकलता है? 100 में से। दोनों जीरो कट जाएंगी। 2 से ये आ गया 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3.20% का लाभ होगा। और ये है प्रतिशत में 3.2 प्रॉफिट। अब 3.2 का हो चाहे 3.20 का हो, एक ही मतलब है। 49 पर आते हैं। कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 8,640 हो गई। भाई 2 साल में हो गई, इसका मूल मतलब हुआ मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज, ये बराबर है किसके? 8,640 के। ये तो हो गई पहली लाइन। फिर कहता है और 3 साल में ये हो जाती है 9,720। तो हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, यहां पर अगर बात करें तो मूलधन में जब हम जोड़ देते हैं 3 साल का ब्याज, तो ये धनराशि हो जाती है कितनी? 9,720 रुपये। अब आप मुझे बताओ, यहां 2 साल का ब्याज जुड़ रहा है, यहां 3 साल का ब्याज जुड़ रहा है। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो मुझे 1 साल का ब्याज पता लग जाएगा। तो अगर मैं निकालूं 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा? 9,720 में से माइनस करना होगा 8,640। यही तो आएगा भाई। जीरो आ गया, 12 में से 4 8, 6 में से 6 जीरो और ये 1। तो 1 साल का ब्याज हो गया 1,080। आपसे क्या क्या पूछा है? ब्याज की दर क्या होगी और धनराशि क्या होगी। अब भाई आप मुझे बताओ, यदि 1 साल का ब्याज 1,080 है तो मूलधन में 2 साल का ब्याज जुड़ता है, तब जाके ये 8,640 होती है। तो 2 साल का ब्याज क्या होगा? आप जानते हैं साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा बराबर आता है। तो 1,080 का दुगना अगर मैं कर दूं, जो कि आता है 2,160, ये हो जाएगा 2 साल का ब्याज। यदि मैं इस 2 साल के ब्याज को इसमें से घटा देता हूं तो मेरे पास मूलधन ही बचेगा। अरे भाई मूलधन में 2 साल का ब्याज जोड़ा तभी तो 8,640 हुआ। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे मूलधन अगर ज्ञात करना है तो मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज बराबर 8,640 है। तो 8,640 में से मैं 2 साल का ब्याज 2,160 घटा रहा हूं, तो यहां पर मूलधन का मान आ जाएगा 0। 14 में से 6 8 कम होगा, 5 में से 1 4 और यहां पर आ जाता है 6। इसका मतलब कितना है? 6,480। ये क्या हो गया? ये मूल धनराशि हो गई 6,480। अब मूलधन का मान 6,480 दो ऑप्शन में, अगर एक में होता तो मैं टिक कर देता, मतलब या तो ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। अब भाई अपन से पूछा है ब्याज की दर। ब्याज कितने साल का होता है? 1 साल का। दर, ब्याज की जो दर होती है 1 साल की होती है। तो आप बताओ 1 साल का ब्याज कितना आया था? 1,080। तो ब्याज आता है 1 साल का 1,080। ब्याज किस पर आता है? मूलधन पर आता है। 6,480 पर आता है। तो क्या दर रही होगी? तो प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुना कर दिया? 100 से गुना कर दिया। अच्छा ये देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। इसे अगर अपन कैंसिल करते हैं तो देखो 108 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार। 1 इंटू 6 6, 8 इंटू 6 48। तो यहां आ गया है 1/6 इंटू 100। आप बताओ भाई 1/6 कितना होता है? आप कहेंगे 16 सही 2/3, या तो 100 में भाग दे लो या सीधा कह दोगे 16 सही 2/3% साल भर की दर है। तो हम कहेंगे मूलधन है 6,480 और ब्याज की दर है 16 सही 2/3 और ऐसा ऑप्शन है डी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट 50। ए और बी की आय का अनुपात है 4:5। तो ए और बी इन दोनों की आय, इसका अनुपात हम लिख लेते हैं
4:5 है। फिर ये कहता है इनके खर्चों का जो अनुपात है वो है 2:3, तो इनके खर्चों का अनुपात है 2:3। ये क्रमशः बचाते हैं 7,200 रुपये और 6,000 रुपये। इनकी बचत जो है वो है 7,200 रुपये और 6,000 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है बताओ ए की आय कितनी है। अब बेटा मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो मैंने इसका बेसिक तरीका बताया था, माना ये 4x कमाता है तो उसमें से बचाएगा 7,200, तो बराबर इसके खर्च किया आएगा। फिर ये कमाएगा 5x, उसमें से ये बचाएगा 6,000, इनकम में से 6,000 बचत घटा देंगे तो बराबर खर्च किया जाएगा। या फिर आप याद करो, जब कभी भी हमें दो अनुपात मिलते हैं तो हम दो अनुपात वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, अनुपातों को अनुपातों में आपस में गुणा करते थे। याद आया, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, और 12 और 10 के बीच का अंतर कितना आ गया, 2। अब यहां आएगा 6 × 2 12,000, और इधर आएगा 7200 × 3, तो 7,000, 7 × 3 21, 21,600 आएगा। और इन दोनों के बीच का अंतर, ऊपर वाले क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर, नीचे वाले क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर। अब 21,600, तो यहां से कितना बचा, 9,600। अंतर को अंतर के बराबर करते थे, याद होगा आपको, तो यहां से पता लग गया 2 बराबर है 9,600 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 9,600 भाग 2, मतलब कितना, 4,800। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। ए की आय कितनी है। ए की आय हमारे हिसाब से 4 है, 1 का मान कितना है, 4,800, तो 4 का मान कैसे निकालेंगे, 4 गुना 4,800, और इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 19,200 रुपये। तो उत्तर आ गया 19,200, मतलब ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट, सीमा आयु में रीमा से 8 साल छोटी है। अब अगर सीमा छोटी है रीमा से 8 साल, तो जीवन भर 8 साल छोटी रहेगी। कहता है 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात जो था, अनुपात, ठीक है, 1:2, तो सीमा और रीमा इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो था 1:2। लेकिन ये 1:2 कब था, मैं लिख देता हूं, 4 साल पहले, आज नहीं है, 4 साल पहले। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है सीमा आयु में रीमा से 8 साल छोटी है, तो आज 8 साल छोटी है, तो ये तो 4 साल पहले भी 8 साल छोटी होगी, हमेशा 8 साल छोटी रहेगी। तो हमारे हिसाब से रीमा से ये छोटी है 1, और 1 का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 8 साल छोटी है। 1 का मतलब 8 है, तो 1 का मतलब तो 8 आ गया, और 2 का मतलब आ गया 16। अब आपसे पूछा है तो बताओ, अब से 6 साल बाद सीमा की आयु क्या होगी। सीमा 8 साल की है नहीं थी, कब, 4 साल पहले। कोई 4 साल पहले 8 का था, तो आज इसकी उम्र हो गई होगी 12, तो ये आ गई है इसकी वर्तमान उम्र, कितनी, 8 और 4 12। आपसे पूछ रहा है 6 साल बाद की उम्र, 6 साल में ये 6 साल और बड़ी हो जाएगी, तो ये 6 साल बाद 12 और 6 कितने की हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी। तो उत्तर रहेगा 18 साल, और ऐसा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, दो संख्याएं m और n का योग 84 है और m बड़ी है, तो m + n बराबर है 84। साथ में वो कह रहा है उनका अंतर। अब अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को कम करना। तो बड़ा कौन है, m - n बराबर है 6। दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा 2m, और इधर से आ जाएगा 90, तो m का मान आ जाएगा 45। अब आप बताओ, दो संख्या कुल 84 की हैं, उसमें से m का मान 45 है, तो बचा हुआ मान n का रहेगा, और n का मान कितना आ जाएगा, 39, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 84 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। भाई, एक संख्या है 45 और दूसरी संख्या है 39, इनका अनुपात लेंगे तो 3 से ये 15 बार और 3 से ये आ गया 13 बार, तो अनुपात रहेगा 15:13, मतलब फर्स्ट ऑप्शन रहेगा।
ओके, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ट्रेन की चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटे और यह 20% से बढ़ जाती है। फिर ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उसकी चाल को 40% कम कर देता है। तो ट्रेन की अंतिम चाल दशमलव में बताइए। तो पहले बढ़ाया और बाद में घटाया। अब ये क्वेश्चन कई सारे तरीके से हो सकता है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे। पहले ट्रेन की जो भी चाल थी वो अपने आप में 100% थी, फिर उसकी चाल 20% से बढ़ती है तो वो हो जाती है 120%। और ये जो बढ़ी हुई चाल है उसको वो 40% से कम कर देता है। किसी संख्या को 40% से कम करोगे तो वो संख्या 60% ही रह जाएगी, तो अब वो रह गई 60% और ये इसका अंतिम मान आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 20 × 6 और 20 × 5 और 20 से ये 3 और 20 से ये आ गया है अपने पास में 5। ठीक है, कहने को तो हम 20% को 1/5 मतलब 6/5 लिख सकते थे। उसी तरीके से 40% को 2/5 मतलब बचा हुआ 3/5 कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आपके पास में बचा, अब इसको गुना कर लेते हैं। भाई जीरो तो आएगा ही। 6 × 3 18, 18 को 11 से गुना करोगे तो ये 198 आ जाएगा और इसमें भाग देना है अपने को 25 का। 25 × 7 175। अब भाई यहाँ पर बचा है अपने पास में 175, 185, 195 मतलब कि 22। ठीक है, तो ये 25 × 7 175, तो आपके पास में 23 बच जाता है। 175 198 में से कम हुआ 23, तो ये जीरो आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 230। 25 × 9 225। ठीक है, 25 × 9 225, कितना बचा 5 पॉइंट लगेगा। 25 × 2 50, 79.2। तो ऐसा तो ऑप्शन पहला ही है अपने पास में 79.2। हाँ, ये देखिए, इसके जैसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। इस बार वो कह रहा है 56 छात्रों का 56 स्टूडेंट्स हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास में एवरेज 55 है। ठीक है, अब ये कहता है यदि 60 वाले 12 छात्र चले जाएं, कायदे से जाना कितना वाला चाहिए था, 55 वाला, औसत के अकॉर्डिंग ऐसे ही करते हैं, लेकिन गया कितना लेकर 60, तो हर एक कितना ज्यादा ले गया 5, तो हमारे पास 5 की कमी आने लगी। और ऐसे कितने गए 12, तो हमारे पास कमी आ गई 5 × 12 60 की। और बदले में वो क्या कहता है 52.5 किलो वाले और 6 आ जाएं। देखो, आना भी फिर अगर एवरेज को फिक्स रखना था तो जाने वाले भी 55 वाले होने चाहिए थे और आने वाले भी 55 वाले, ना तो बढ़ता ना घटता। अब आने वाले लेकर आए 52.5, लेकिन लाना कितना चाहिए था 55, तो ये भी कम लेकर आए। हर एक कितना कम लेकर आया, हर एक लेकर आया कम 2.5। भाई 55 और 52.5 का अंतर कितना है, 2.5 कम लेकर आया। और ऐसे कितने आए 6, तो ये भी कम लेकर आए 6 लोग 2.5 के हिसाब से। तो ओवरऑल हमारे पास इतने की कमी आ गई। इसको देख लेते हैं, 12 × 5 60, तो ये हो गया, और 2.5 × 6, तो आपके पास में ये हो जाता है 15 की ये कमी हो गई। ओवरऑल हमारे पास में कम पड़ गया है 60 और 15 75। अब कम पड़ गया तो औसत निकालने के लिए सब में बराबर बटेगा पहले बेटा, लेकिन ये देख लो, लोग कितने थे 56, गए कितने 12 और आए कितने हैं 6। 12 लोग ग्रुप में से जाते हैं, 6 लोग आते हैं, ओवरऑल ग्रुप 6 से कम हो गया। तो 56 वाला ग्रुप अगर 6 से कम होगा तो ये सब में बटेगा कितनों में 50 में। तो ये आ गया 25 से 3 बार और 25 से 2 बार, तो औसत में कमी होगी कितने की 1.5 की 1.5। अगर वो पूछता नया औसत तो 55 को 1.5 से कम कर देते, बट उसने पूछा कि बताओ समूह में शेष बचे छात्रों के औसत वजन में कमी कितने की हुई, तो हम कहेंगे सबके औसत वजन में 1.5 किलो की कमी हो गई है। एक संख्या में 25% की कमी हुई और फिर 25% की वृद्धि हुई, तो शुद्ध प्रतिशत या वृद्धि ज्ञात करो। याद करो बेटा, मैंने आपको क्लासेस में ऐसे कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। जितना कमी करे और जितना बढ़ाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता पहले बढ़ाकर कम कर रहा है या पहले कम करके बढ़ा रहा है। तो हमेशा याद रखो, जितना बढ़ाया है अगर उतना ही घटाए। मान लो x की % की वृद्धि है और x% की कमी है,
तो हमेशा उत्तर जो आएगा वो कमी में आएगा, और कमी का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो प्रतिशत मान है उसके स्क्वायर करो और उसमें 100 का भाग दे दो। सीधा अपन ऐसे ही करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, भाग दिया 100 का, तो ये आ जाएगा 6.25% की कमी। तो 6.25 कहो या 6 सही 1/4 कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर डी रहेगा। अच्छा देखो, P ने Q को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा, तो अपन लिख लेते हैं P के पास अगर ये लैंप 100 का आया तो उसने Q को बेच दिया 120 में। फिर कहता है बाद में Q ने इसी लैंप को 30% के लाभ पर P को बेचा, वापस से फिर इसने इसको वापस से बेच दिया है P को, और इसने लाभ लिया है कितने प्रतिशत का? 30% का। अब भाई Q किस पर लाभ लेगा? Q ने तो खरीदा ही 120 का था, तो Q के लिए क्रय मूल्य 120 और उसका लाभ 30%। 120 का 10% 12 है, तो 30% हो गया 12 × 3 36, तो उसने वापस से बेचा ये 156 में। आपसे कह रहा है जिससे उसे 108 रुपए का लाभ मिला। अब आप बताओ हमारे हिसाब से Q को कितना लाभ मिला? 36। तो क्वेश्चन में 36 का मान दे रखा है 108 रुपए। यदि 36 का मान 108 है तो 1 का मान निकाल लेंगे, ये 3 आ जाएगा, 108 भाग 36। पूछा क्या है? बताओ P ने मूल रूप से लैंप में कितने का भुगतान किया था? तो P ने तो मूल रूप से इसे 100 में खरीदा था, तो 100 का भुगतान किया, गुना हम 100 का कर देंगे, 100 का मान निकलवा रहा है, 36 से ये 3 बार आया, तो यहां आ जाएगा 300 रुपए। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 300 रुपए। नंबर 57, आरती और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 घंटे में पूरा करती हैं। तो आरती और गीता जब काम करती हैं तो काम 8 घंटे में हो जाता है। अच्छा, अकेले आरती इस काम को 12 घंटे में करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा काम, तो काम ले लिया हमने इसका गुणज, तो यहाँ आ जाएगा इनका काम 3 और यहाँ आ जाएगा 2। ये क्या ही है? कार्य क्षमता। अब भाई आप बताओ, यदि आरती की कार्य क्षमता 2 है और आरती और गीता की कार्य क्षमता 3 है, तो गीता की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1। आपसे पूछा है कि गीता अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगी। कौन सा काम है? 24 काम है। गीता हर घंटे कितना करेगी? 1। तो 24 को 1 के हिसाब से करेगी, तो उसको 24 घंटे का समय लगेगा, तो आंसर 24 रहेगा, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास डी है। नंबर 58, अच्छा, 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? भाई आप सोच कर देखो, आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कम से कम टाइल लगानी है, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब कम से कम टाइल लगानी है, इसका मतलब उस एक टाइल का ही क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब आप याद करो कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी जो 15 और 12 का कॉमन हो और वो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। इसका मतलब हमें सबसे पहले निकालना है 15 और 12 का में से। याद करो क्लासेज में मैंने जब क्वेश्चन कराए थे तो क्या बोला था? रूम में अगर फर्श कराना है और कम से कम टाइल लगवानी है तो रूम के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे। साथ में अगर कम से कम टाइल लगवानी है तो हर टाइल का क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसने कहा है टाइल कैसी होनी चाहिए? वर्गाकार। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 15 और 12 में चला जाए, तो 15 और 12 का में से कितना आ गया? 3। याद करो में से कैसे निकालते हैं? 15 और 12 का अंतर कितना हुआ? 3। 3 का भाग 15 में भी जाता है, 12 में भी जाता है, मतलब में से 3 है। तो हमें पता लग गया वो जो टाइल है उस टाइल की भुजा कितनी रहेगी? उस टाइल की भुजा रहेगी 3। और टाइल कैसी है? वर्गाकार है। इसका मतलब लंबाई भी रहेगी 3 और चौड़ाई भी रहेगी 3। अब आप बताओ टाइल कहाँ लगानी है? रूम में लगानी है। तो रूम के फर्श का क्षेत्रफल, और रूम कैसा है? आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इतने क्षेत्रफल में टाइल लगानी है। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई है टाइल की 3 और चौड़ाई भी है टाइल की 3, तो 3 गुना 3।
टोटल क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, टाइलों की संख्या आ जाएगी। 3 से ये 5 और 3 से आ गया 4, इसका मतलब 20 टाइल हमें चाहिएंगी और 20 टाइल ये ऐसी होंगी जो कि वर्गाकार होंगी, मीन्स ऑप्शन डी। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। ये भी आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, घनों का योगफल। अब देखो, प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है वो आपको याद होगा, प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगर प्राकृत संख्या n है तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। याद आ गया आपको? यदि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग चाहिए आपको, तो वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखे हैं तो याद आ जाना चाहिए था आपको, लेकिन अगर नहीं आया है तो मैंने आपको बोला था जो n प्राकृत संख्याओं का योग होता है और अगर घनों का योग चाहिए n प्राकृत संख्याओं का तो इसका वर्ग कर दो। क्या आएगा? n गुना n प्लस 1/2 और इसका वर्ग। तो पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। अब भाई आप मुझे बताओ कहां से कहां तक का निकलवा रहा है वो? 5 से 14 तक का, लेकिन हमारी तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो पहले मैं निकालूंगा 1 से लेके 14 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। ठीक है, इसमें से फिर हम माइनस कर देंगे। क्या हमें कहां से चाहिए? 5 से, तो हम माइनस कर देंगे 1, 2, 3 और 4 के घन का योग क्या होगा। भाई 1 से 14 तक के घन में से अगर 1 से 4 तक के घन का योग माइनस कर देंगे तो 5 से 14 आ जाएगा। अब ये कितने हैं? 14 संख्याएं, तो क्या होगा? 14 इंटू 14 प्लस 1 15 बटे में 2 और इसका क्या? स्क्वायर मतलब वर्ग, माइनस कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं? 4, तो n का मान 4, 4 गुना 4 प्लस 1 भाग 2 और इसका वर्ग। 2 से ये आ जाता है 7, तो ये हो जाता है 15 इंटू 7 105, 105 का स्क्वायर होता है 110 25 माइनस 2 से आ जाता है 2, 5 दूनी 10, 10 का वर्ग होता है 100, तो इसमें से 100 कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 109 25, तो ये हमारा उत्तर रहेगा 109 25 मीन्स थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था आपको। और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन 60, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता हो। अब बेटा अगर इस वाली बात को भूल जाएं तो हमें निकालना है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करें तो शेष 1 बचना चाहिए। एक ऐसी छोटी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, 3 का भाग जाए और 5 का भाग जाए तो शेष 1 बचना चाहिए। याद आ गया होगा आपको? इसका मतलब हमें लैसे या एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज इनका, और 1 बचाना है तो 1 हम जोड़ देंगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं याद करो। 5 तो 5, 5 तिया 15 और दूनी 30, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या तो रहेगी 30। अब अगर ये 4 अंकों वाली बात नहीं बोली होती और पूछता वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो हम कहते 30 तो ऐसी संख्या है जिसमें 2, 3 और 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हम इसमें ही 1 जोड़ देते और हम कह देते आंसर 31 होगा। लेकिन बताओ क्या 31 4 अंकों की संख्या है क्या? नहीं, वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो मुझे करना क्या है, इस 30 को किसी संख्या से, मतलब 30 का गुणज, भाई 30 में जाएगा तो 30 के हर एक गुणज में भाग जाएगा, तो 30 को इतने गुणज से गुना करना है और उसमें 1 जोड़ना है जिससे कि वो 1000 के आसपास पहुंच जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो, 3 अंकों में नहीं रहनी चाहिए।
सोच कर देखो, 30 को अगर 33 से गुना करोगे तो 33 इंटू 3 99, मतलब 990 रह जाएगा। इसका मतलब मुझे 33 बार नहीं, कितनी बार गुना करना पड़ेगा? 34 बार। तो 30 गुना 34 और उसमें जोड़ना है 1, तो 34 इंटू 3 0, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 1020 में 1 जोड़ा 1021 वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 2 3 5 का भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। मान लो कोई बच्चा कहता है 33 से गुना करता तो क्या होता? देखो 30 को गुना करो 33 से और उसमें 1 जोड़ें तो 33 इंटू 3 99, 990 और 1 ये संख्या क्या होती? 991। 991 में ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है और 1 भी बच रहा है, लेकिन 991 4 अंकों की संख्या नहीं है, तो उसने कहा 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो हमें 1000 या 1000 से थोड़ी बड़ी संख्या देखनी थी, इस वजह से मैंने 33 गुणज नहीं लिए, 34 लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन इस तरीके से था। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस तो कर ही चुके होंगे, आपने देख लिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिंदी के प्रश्नों की, उनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो आइए, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? गीता को आचार अच्छी लगती है, अच्छी लगती है इसके स्थान पर आएगा अच्छा लगता है। क्या आएगा? अच्छा लगता है। तो सही विकल्प होगा इसका बी। अगला आपके सामने प्रश्न, जो पहले न हुआ हो इस बैंक के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो अपूर्व, यानी जो पहले ना हुआ हो ऐसा, वो क्या कहलाता है? अपूर्व कहलाता है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्थायी महत्व की जो वस्तुओं के लिए संग्रह के लिए जो स्थान होता है उसे संग्रहालय कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहालय। तो सही विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न, अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। देखिए, विकल्प जो होता है वो अविचल का विलोम शब्द होता है। इसके अलावा डामाडोल ये भी अविचल का विलोम शब्द होता है। ढुलमुल ये भी अविचल का विलोम शब्द होता है, जबकि जड़ ये इसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर तो विलोम पूछा है, तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाते हैं। अंधेरे मुंह मतलब यानी सुबह में जल्दी, यानी जब सूरज उदय नहीं होता उससे पहले, यानी अंधेरे में चले जाते हैं। तो सही विकल्प होगा बी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। क्या है ये? मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो सही विकल्प होगा ए, तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। यहाँ पर ये तुम तेरा, ये एक क्या है? यानी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कालिदास ये एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सही इसमें विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बेटों में युद्ध हो गया। तो बेटों में युद्ध थोड़ी ना होता है, बेटों में तो लड़ाई होती है। क्या होती है? लड़ाई। तो सही विकल्प क्या होगा? ए होगा। अगला, यह हाथी विशालकाय है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हाथी का यहाँ पर पर्यायवाची हस्ती होता है। क्या होता है? हस्ती होता है। तो सही विकल्प क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जो लोक में संभव ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द क्या होगा? अलौकिक। क्या होगा? अलौकिक होगा। जो लोक में संभव ना हो क्या कहलाएगा? अलौकिक कहलाएगा। निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अमेय अमृत का पर्यायवाची होता है, सोम भी अमृत का पर्यायवाची होता है, सुधा भी अमृत का पर्यायवाची होता है, क्षीर अमृत का पर्यायवाची नहीं होता। तो सही विकल्प क्या होगा? सी होगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? रेखा गाती है, अशोक कल खेलेगा, राहुल पढ़ता है, अनुराधा आएगी। तो इसमें क्या आएगा? तो यानी विकल्पों में एक बार क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण रेखा ज्ञाती है, अशोक कल खेलेगा और राहुल
पढ़ता है, अनुराधा आएगी। तो इसमें सही होगा बी, अशोक कल खेलेगा। क्या होगा? अशोक कल खेलेगा, ये सही है। अगला है, ईद का होना इस मुहावरे को पूरा करो। तो ईद का तो चांद ही होता है, तो सही विकल्प क्या होगा? चांद, ईद का चांद होना। अगला, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाव का चयन कीजिए। उसे कई ऐसी घटनाएं याद है जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। तो जो उसकी जवानी घटनाएं याद है में घटित हुई थी, उसे कई ऐसी, यानी यहाँ पर अशुद्ध भाग कौन सा है? तो ऐसी घटनाएं, ये एक अशुद्ध यहाँ पर क्या है? वाक्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सही विकल्प क्या होगा? बी होगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में शाप शब्द के लिए उचित विलोम क्या होगा? शाप मतलब आशीर्वाद, एक तो श्राप देना, एक आशीर्वाद देना। तो आपके आशीर्वाद से हम सब कुशल है, सही आंसर ए होगा। अगला, ये आपका गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है, सारे रिक्त स्थानों को भरना है। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूं, एक एक करके हम भरते जाएंगे। पहले पूरा संसार एक परिवार के तो समान था। क्या था? समान। तो पहले में क्या आएगा? समान। तो ए आंसर हो गया, पहला समान। अगला पढ़ते हैं। अगला कहता है, रिक्त स्थान की दूसरे में पूर्ति करनी है, तो फिर इसको पढ़िए। दूसरा क्या कहता है? पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बट कर एक दूसरे के क्या लिखा है? एक दूसरे से दूर हो चुका है। तो यहां पर क्या आएगा? से, एक दूसरे से दूर हो चुका है। तो इसमें क्या आएगा? एक दूसरे से दूर हो चुका है। फिर पढ़ते हैं हम तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति नंबर 3 में करनी है। तो तीसरे में क्या आएगा? पहले उसको पढ़ो। तो पढ़ो, एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब एक साथ रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। हाँ, तो तीसरा क्या आएगा? एक साथ या मिलजुल कर रहते थे। क्या रहते थे? मिलजुल कर रहते थे। तो यहां पर मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। ठीक है। फिर आएगा अब छोटे छोटे, है ना? तो अब आएगा, हाँ, अब क्या आएगा? चौथे में क्या आएगा? अब छोटे छोटे। तो यहां लिखो, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। क्या आएगा? लगा है। तो 5वें में क्या पूछ रहा है वो? हाँ, लगा है। क्या आएगा? लगा है। तो देखो, ये बन गया आपका पूरा गद्यांश। सारे ब्लैंक स्थान आपके कंप्लीट हो गए। लगा है, देख लो, आ गया, लगा है। तो अब देखो, इसको पढ़ो फिर से, बिल्कुल सेंटेंस सही बन गया। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बट कर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन समटने लगा है। तो इस प्रकार हमें इस गद्यांश को क्या करना है? पूरा करना है। तो इस प्रकार ये हिंदी वाले प्रश्न भी आपके क्या हुए? कंप्लीट हुए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।